गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से पाठ 3 का उपभोक्तावादी संस्कृति जिसका नाम है उसका अध्ययन करेंगे और जिसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे। इससे पहले हम अपना पाठ पढ़े उससे मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कल एक आपका एग्ज़ाम है। उसमें आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक को आपको ओपन करना है। जितना जितना टाइम आपका क्लास में जिस जो पीरियड आता है उसी टाइम आपके पास वो लिंक आ जाएगा जिसमें आपको उसी पीरियड के दौरान आपको पेपर सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना है। इसलिए आज आप पाठ 1 है वो उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जो दो बेलों की कथा है उसको, तो उसमें में से मैंने प्रश्न बना के दिए हैं। उस पाठ को आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुस्कान कटारू का यस मैम। सुनाई दे रहा है ना आपको? यस मैम। हाँ, सभी को जो आपको पीरियड आता है ना जितना टाइम में 40 मिनट का, उसी 40 मिनट के अंदर आपको वो पेपर सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना है। मैम आज इंग्लिश का पेपर था, वो कब होगा? जो जिस टाइम क्या है आपका पीरियड का, इंग्लिश पीरियड का टाइम क्या है? हेलो, यस मैम। आपको जो इंग्लिश का जो पीरियड आता है ना, कौन सा आता है आपका? उसी टाइम आपका मैम पेपर लास्ट होगा। थर्ड पीरियड आता है। थर्ड पीरियड आता है ना? थर्ड कैसे यस आता है? मैम। थर्ड तो मेरा चल रहा है। थर्ड तो मेरा पीरियड मैम चल रहा है। थर्ड आपका, मतलब आपका थर्ड पीरियड में आपका फर्स्ट है, फिर सेकंड ऐसे संस्कृत का और फिर इंग्लिश का है। हाँ, तो जैसे मेरा हो गया ना, उसके बाद में संस्कृत का है, फिर इंग्लिश का है ना, तो इंग्लिश के में जो इंग्लिश का जो पीरियड आता है ना उसी टाइम आपका पेपर होगा। पीरियड वाइज ही बेटा पेपर हो रहे हैं। गर्वित पूछ रहा है क्या मेरे से ये बात? गर्वित? यस मैम। हाँ गर्वित बेटा, जो टाइम आपका पीरियड का टाइम है ना उसी टाइम होगा आपका पेपर। ठीक है ना? इतनी देर हम अपना पाठ पढ़ लेते हैं और कल के लिए मैंने आपको बता दिया कि जिस टाइम आपका पीरियड रहेगा उसी टाइम आपके पास आपका पेपर होगा और आपको हल करके और भेज देना है। ठीक है ना बेटा? तो आप है ना, पहले जो ऑब्जेक्ट टाइप रहेंगे वो तो आपको पास लिंक आएगा, उस पर आपको सोल्व कर देना है। और फिर जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपको अपनी एक नोटबुक में लिखकर और मेरे को उसकी फोटो क्लिक करके भेज देनी है। और फिर जब मैं मंगवाऊँ वो चेक करने के लिए तब आपको मेरे पास छोड़ के जानी है। समझ में आ गया क्या? हेलो, यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? पहले जो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है जो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, जो सही और गलत वाले हैं, वो तो आप अपने गूगल फॉर्म ऐप पे आएगा वो उस पे कर लेना है। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप नोटबुक में सॉल्व करके हल करके और उसकी फोटो मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देंगे। ठीक है? अब हम अपना जो पाठ है गद्य खंड से 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति जिसके लेखक है श्यामचरण दुबे, तो उसको पहले हम श्यामचरण दुबे हैं उनका परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम पाठ पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल दीजिए। गद्य खंड से हम आज पाठ 30 का अध्ययन कर रहे हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर
उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। श्यामचरण दुबे का अब जो हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से हमारे कई छोटे प्रश्न बन रहे हैं, और अगर श्यामचरण दुबे का हम परिचय आए तो हमें ये पूरा लिखना है। तो छोटे प्रश्न में पहला बन रहा है अपना कि श्यामचरण दुबे का जन्म कहाँ और कब हुआ, तो हम पढ़ेंगे उसको, अंडरलाइन करेंगे। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। अपना एक प्रश्न ये बन गया कि श्यामचरण दुबे का जन्म कहाँ और कब हुआ, तो इसका ये उत्तर हमने लगा लिया। दूसरा अपना प्रश्न बन रहा है कि उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से किस विषय में पीएचडी की, तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। दूसरा उत्तर है हमारा ये हो गया। प्रश्न बना था वो मैंने आपको बता दिया, उत्तर अपना ये बना, ये मैंने आपको बता दिया, अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी। और वे क्या थे, वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और उनका देहांत सन 1996 में हुआ। तो श्यामाचरण दुबे का देहांत कब हुआ, तो उनका देहांत है सन 1996 में हुआ। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर पूछा जाए कि उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, श्यामाचरण दुबे की किन्हीं भी 4 कृतियां पूछ सकते हैं, 5 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं। तो हम इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ मानव और संस्कृति से लेकर हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। कर लिया सभी ने? फिर आगे प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे, जिसमें जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापना उल्लेखनीय हैं। उन्होंने क्या जीवन, समाज और संस्कृति के जो ज्वलंत विषय पर उन्हें जो विश्लेषण किए हैं, स्थापना की, वो उल्लेखनीय है। यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे, जीवन से लेके उल्लेखनीय है तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने क्या किया, भारत की जो जनजातियां थी और जो ग्रामीण समुदाय था, ग्रामीण समुदाय यानी जो गांव में रहने वाले हैं, उन पर उनके लेख थे। उन्होंने उनकी जो समस्याएं हैं उन पर सबका ध्यान आकर्षित किया था और वे जटिल विचारों की तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। और वे जटिल विचारों को यानी जटिल जो विचार होते हैं, कठिन जो विचार को होते हैं, उन्हें तर्क के साथ में और सहज भाषा में उनका प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। भारत की जनजातियां यहाँ से और भाषा में प्रस्तुत करते हैं, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे हम लोग। आगे पढ़ते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, यह जो निबंध दिया गया है हमें, यह क्या है, हमारी समाज बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है कि हम जो बनावट देखते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति में क्या है कि हम जो बाजारों की चमक दमक देखते हैं, उनको जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनको जो विज्ञापन देखते हैं, उन विज्ञापनों को देखकर हम कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। हमारा मन लालित होता है उस चीज खरीदने के लिए, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी हो या नहीं हो, लेकिन हम उसको खरीदने के लिए लालित हो जाते हैं। तो उसी पर यह निबंध दिया गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। लेखक क्या मानना है कि विज्ञापन, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट कहते हो, उसे हम क्या करते हैं, टीवी में इनके विज्ञापन देखते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि आप ये शैम्पू लगाएंगे तो आपके बाल घने हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं और वही कहते हैं कि नहीं, हमें तो वही शैम्पू चाहिए। और ऐसे देखिए कि ये जो फेस वॉश है उसको लगाने से चेहरा गोरा होता है, तो बच्चे हैं वो अपनी मम्मी के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें तो वही फेस वॉश चाहिए।
और हमें तो वो ही साबुन चाहिए जिससे कि वो जैसे श्रीदेवी में दिखाते हैं, उसमें जो रवीना टंडन दिखाते हैं, ऐसे ऐसे जो है अनिल कपूर दिखाते हैं, जो एडवर्टाइज जो हीरो करता है उसको पीछे हम ऐसे पागल हो जाते हैं कि उसको खरीदने के लिए हम लालयित हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आज की जो बाजार की जो चमक धमक है और जो विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं उनसे में उनको खरीदने के लिए ललचा जाते हैं हम। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, हमारी निगाह है वो हम ये नहीं देखते कि ये गुणवत्ता है, उसमें ये गुण है कि नहीं है, हम उस पर नहीं जाते, बस कि उसकी ये देखते हैं कि इसमें ये दिखा रहे हैं कि इस शैम्पू से लगाने, फला शैम्पू लगाने से इतने बाल चमकीले होते हैं तो हमें भी वो चाहिए, चाहे उससे बाल उतर ही जाए, लेकिन वो टीवी में दिखाया जा रहा है इसलिए हमें तो ये खरीदना ही है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण शैली जीवन शैली अपनाई जा रही है। संपन्न यानी जो पैसे वाली हैं उनके द्वारा प्रदर्शनपूर्ण यानी उससे क्या हो कि हमने ये टीवी में ये ब्रांडेड शैम्पू दिखाया जाता है, ब्रांडेड ब्रश है, ब्रांडेड तेल है, ये सब दिखाया जा रहा है, हमें उसका उपयोग कर ले हैं, ये उनकी क्या है, दिखावटी प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली है। इसके तो उनके द्वारा वो अपनाई जाती है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, फिर जिसे जो साधारण लोग हैं उनका मन भी उनकी ओर आकर्षित होता है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है और जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है कि ये सभ्यता के विकास में चिंताजनक बात है, जिसे कि उपभोक्तावाद ने परोसा है कि ये हमारे लिए, हम ये नहीं देखते कि कोई भी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, हम जो धनाढ्य वर्ग है वह उसका क्या करता, उपयोग करता है, तो जो सामान्य जन लोग हैं वो भी उसके लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते, फिर वह यह नहीं देखते कि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, ये हमारे को नुकसान पहुंचा रही है या लाभ पहुंचा रही है, इस बात को हम नहीं देखते हैं। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। लेखक की ये बात एकदम महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की जो संस्कृति है वो फैलेगी, वैसे वैसे सामाजिक अशांति और विषमता है वो भी बढ़ती रहेगी। अब देखिए हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ते हैं। पहले हमने श्यामाचरण दुबे का जीवन परिचय पढ़ा और उसकी उपभोक्तावादी जो संस्कृति निबंध है उसमें उसका सारांश क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो अपना चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति उसको हम पढ़ेंगे, तो आप सभी अपनी बुक है वो ओपन करके रखिए और ध्यान से देखिए, जब भी आपके समझ में आएगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना सर्वस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। इसमें हमें लेखक बता रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, कि धीरे धीरे है वो सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, यानी वही कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, ये अपना सोच कर या अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ ही क्या आ रहा है, एक नए जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद का दर्शन आ रहा है। तो इसमें उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, सुख की व्याख्या ही बदल गई है। जो भी उत्पादन आता है तो जो भी कोई नई चीज आती है उसके उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, यानी वो जोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इसके लिए। और वो क्या बताया जाता है कि कोई भी मान लो कोई भी उत्पादन किया गया, मान लो कोई शैम्पू का या कोई साबुन का या कोई टूथब्रश का, कि इससे इससे आपके दांत है वो मोती जैसे चमकीले हो जाएंगे, और ये आपके लिए इस तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं और उनको दिखाकर हम उनके पीछे भ्रमित हो जाते हैं, हम उसको खरीदने के लिए लालित हो जाते हैं। तो वो क्या दिखाते हैं, जो कंपनियां होती है वो क्या दिखाती है कि ये जो भी उत्पादन किया गया है यह आपके लिए है और आपके भोग के लिए है, कि आप इन्हें यूज में लीजिए, आप इन्हें अपने जीवन में अपने जीवन के एक जरूरी हिस्सा बनाइए, ये भोग आपके लिए ही है, आपके सुख के लिए ही है। सुख की व्याख्या ही बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है,
नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये लेखक इसमें बता रहे हैं हमें, श्यामाचरण दुबे की सुख की जो व्याख्या है वो अब बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, कि हम जो भी उपभोग कर रहे हैं उसको ही हमने सुख मान लिया है। यह एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, कि नई स्थिति में यह सूक्ष्म बदलाव आया कि मान लो कि कोलगेट है, किसी घर में कोलगेट कर रहे हैं, तो जब तक उसको कोलगेट का टूथब्रश वो नहीं मिलेगा, वो दूसरे से करना ही नहीं चाहेगा कि नहीं मेरा मिला नहीं। और पहले क्या होता था, जो भी बच्चों को मिलता था, चाहे वो बबूल का हो, चाहे नीम का हो, चाहे कोलगेट हो, और चाहे किसी अन्य कंपनी का हो, वो उनसे ही कर लेते थे। लेकिन आज की जो संस्कृति है, आज में की संस्कृति में जो बढ़ते बच्चे हैं, उनको जो वो यूज कर रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, उनको वो ही उत्पाद चाहिए। मान लो कोई कोलगेट कर रहा है तो उसको कोलगेट ही चाहिए, और क्लिनिक प्लस कोई लगा रहा है तो उसको क्लिनिक प्लस ही चाहिए। तो इस तरह से एक एक जो जीवन में है वो बदलाव आ गया है, और इसे आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। कि आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में, कि आप जानते नहीं, इससे आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्पाद को समर्पित होने से मतलब क्या है, कि जो वस्तु आपने एक बार यूज कर ली, जिस कंपनी की कर ली, वो उसको आप दोबारा उसी को लाएंगे, किसी दूसरी चीज को भूल जाएंगे। तो इससे क्या है, आप ही उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। तो हम एक बार यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, सुख की व्याख्या ही बदल गई है। यहाँ से लेके उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। सुख की व्याख्या बदल गई, उपभोग भोग सुख है यहाँ से, और समर्पित होते जा रहे हैं, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, कि विलासिता की जो सामग्री है उनसे क्या है, जो बाजार है वो भरे पड़े हैं, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, कि मैंने जैसे अभी बताया कि यह तेल है, मान लो कोई तेल है कि आंवले का तेल लगाने से आपके बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। तो इस तरह की कोशिश है वो निरंतर लगी रहती है, विज्ञापनों के देखने के कारण और उस उत्पाद को उपभोग करने के कारण। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो लेखक बता रहे हैं कि दैनिक जीवन में काम आने वाली, दैनिक जीवन रोज जीवन में हमारे जो काम आने वाली वस्तुएं हैं, उनका उदाहरण ही हमें देख के कह रहे हैं कि आप टूथपेस्ट को ही देख लीजिए। आपके मान लो कोई भी है, अभी मैंने जैसे बताया था कि कोलगेट है, तो वो उसके विज्ञापन में क्या दिखाएंगे, कि आपके दांत है वो मोती जैसा चमकीला बना देंगे। जैसे मोती चमकता है, वैसे ही इस पेस्ट को करने से आपके जो दांत है वो मोती जैसे चमकेंगे, और ये मुंह की जो दुर्गंध आती है उसको हटा देगा, मसूड़ों को मजबूत कर देगा, मसूड़े आपके कभी कमजोर नहीं होंगे, और ये आपको पूर्ण सुरक्षा देगा। इस तरह के विज्ञापन है वो हमें दिखाए जाते हैं, और हम उस चीज को या वस्तु को या पेस्ट को खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसको भी हम अंडरलाइन कर लीजिए। दैनिक जीवन में की विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यहाँ से लेके और पूर्ण सुरक्षा देता है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। कि जो सामग्रियां हैं वो आपको किस प्रकार से आकर्षित करती हैं और आप उनका दैनिक जीवन का कैसे हिस्सा बना लेते हैं, वह हमारा ये पूरी बात इस पैराग्राफ में आ जाएगी। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के घड़ों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति है, और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से एक बढ़कर है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है,
पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली है। इसमें कहते हैं कि जो भी टूथपेस्ट आप के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है कि ये औषधीय गुणों से भरपूर है, ये ऋषि मुनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसमें खनिज तत्वों के मिश्रण है, इसको आप चाहे जैसा चुन लीजिए। यदि आप अच्छा ब्रांड का पेस्ट ले रहे हैं तो आपको अच्छे ब्रांड का ब्रश भी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको क्या दिखाया जाता है कि ब्रश जो आप काम में ले रहे हैं उसका आकार सही होना चाहिए, उसकी बनावट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके मुंह के प्रत्येक हिस्से में वो अच्छे से पहुंच जाए। और मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए क्या, माउथ वॉश भी चाहिए। तो इससे बढ़कर एक चीज दिखा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बेचने वाले हैं, वो तो क्या करते हैं, अपनी चीजों को बेचने के लिए विज्ञापनों को ताबड़तोड़ उसका प्रसार करते हैं, उसको पैसे देते हैं। और जो दूरदर्शन पर या अन्य चैनलों पर जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, वो उनको पैसे देती है और वो पैसे के लालच में हमें दिखाते हैं और हम उनको खरीदने के लिए लालच हो जाते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि ये इतने सालों से चल रहा है, ये ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है। ये आप भी देखते हो, साबुन का आता है, टूथपेस्ट ब्रश का आता है, तेल का आता है, खाने पीने की चीज़ों का आता है। तो ये इससे क्या है, हम उसको खरीदने के लिए लालच हो जाते हैं। और लेखक कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, जो सौंदर्य प्रसाधन यानी जो औरतों के सजने संवरने की जो चीज़ें हैं, उनका भी इतना अधिक प्रभाव रहता है औरतों पर कि वो उसको खरीदने के लिए लालच हो जाती है। यहाँ से भी करेंगे, वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, तो यहाँ तक बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कोई बबूल के नीम को गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत मान्य है, कोई वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो हो चाहे चुन लीजिए। यह यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक, फिर काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक करना है आपको। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह इसमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं, कि हर माह यानी हर महीने इसमें नए नए उत्पादन आते रहते हैं। किसमें, सौंदर्य प्रसाधन में, यानी औरतों को सजने संवरने के लिए जो चीजें होती है वो हर महीने नई नई आती जाती है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज खुशबू। एक साबुन को अगर विज्ञापन दिखाएंगे तो इसे दिखाएगा कि इसमें इतनी खुशबू है कि ये आपको 24 घंटे है वो खुशबू देगी। दूसरे में उसको दूसरे साबुन को नीचा दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इससे भी ज़्यादा ये बढ़िया है, और फिर एक माह बाद में दूसरी कोई साबुन आ जाएगी, वो उससे दिखाएगी कि इससे भी बढ़िया ये है। तो ये जो सौंदर्य प्रसाधन है, ये जो बढ़ते दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। एक विज्ञापन में दिखाएंगे कि एक तो आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे अभी नहा के आए हैं। दूसरा दिखाएगा कि ये पसीनों को रोकता है, और तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। तीसरा दिखाएगा कि जो जर्म्स होते हैं, हमारे कीटाणु होते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करेगा। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। यह लीजिए सिने स्टार्स मैंने दिखाया कि अभी जो अपने स्टार हैं उनके द्वारा ये दिखाया जाता है कि वो इस साबुन से, वो जो हीरोइन है वो नहाता है, वो इस साबुन से ही हीरो नहाता है। ऐसे ही आप देखते हो बनियान है, शर्ट हैं, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, उनके विज्ञापन हमारे जो फिल्मी स्टार हैं उनके द्वारा दिखाए जाते हैं। तो हम उनकी ओर इतना आकर्षित हो जाते हैं, उन विज्ञापनों की ओर, कि हम उनको खरीदने के लिए लालित हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में लेखक हमें यह बता रहा है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। और वह कहते हैं कि अगर आपको शरीर को पवित्र रखता है तो ये लीजिए कि शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन। गंगा जल को भी ऐसे कहते थे कि ये गंगा जल से बनी हुई साबुन है। और
चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। और ऐसे ही अपने उत्पाद को बेचने के लिए क्या कहेंगे कि चमड़ी को नर्म रखेगी। महंगी तो जरूर है लेकिन यह आपको शरीर में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। सम्राट यानी महिला जो अच्छे घर की हैं, जो पैसे वाली हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर तो यदि 30,000 की भी कोई फैशन ये जो सजने संवरने की चीजें पड़ी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना भी मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही नहीं और खर्चे हो जाएगा। ये प्रतिष्ठित चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं कि आपने ऐसे हैसियत जताते हैं कि भाई मैंने तो ये परफ्यूम पेरिस से मंगाया है, मैंने तो ये जापान से मंगाया है, मैंने तो ये अमेरिका से मंगाया है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये आपकी हैसियत बढ़ाते हैं कि भाई ये तो इंडिया का तो लगाते ही नहीं, ये जापान से मंगाते हैं, कोई पेरिस से मंगाता है, तो ये बड़े ही ब्रांडेड होंगे। इस प्रकार ये औरतें ही नहीं करती, केवल पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं, वो भी इसमें पीछे नहीं हैं। और समाज में पहले क्या था कि जब पुरुष थे, जब वो शेव करते थे तो उनका केवल शेव करने से काम चल जाता था। लेकिन आजकल जो वो शेव करते हैं तो आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में है कि इसको पहले इसको शेव करने के बाद में और कॉलोन है वो लगाने से आपके मुंह पे जलन नहीं होती और मुंह साफ रहता है। इस तरीके से दिखाए जाते हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है कि अब अगर जो पुरुष है वो दाढ़ी बनाते हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए और उसके बाद में क्या करना चाहिए, इस तरह की कई चीजें है वो बाजार में आ गई है। तो उससे क्या है, जेंट्स भी अपनी फैशन करने में आप पीछे नहीं है, आगे ही हैं औरतों के। आगे देखिए, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। कि अब आप इन सामग्रियों को तो छोड़िए, अब वस्तु की परिधान यानी पहने जाने वाले जो वस्त्र है उसकी दुनिया में आए, यानी उसके बारे में भी हमें आपको बताते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं कि जगह जगह बुटीक खुल गए। आप भी देखते हो कि कोई भी खरीदारी करने जाते हो, कोई लड़कियों को कोई टॉप लेना है, कोई और तरह के जो आइटम लेने हैं पहनने के लिए, तो वो बुटीक में जाती हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं कि नए नए परिधान है, यानी जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, वो नए नए स्टाइल के, नए नए तरह तरह के जो पहनने के वस्त्र है वो बाजार में आ गए हैं। यह ट्रेंडी है और महंगे भी है। और पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष कि पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। वो लेखक इसके माध्यम से हमें बता रहे हैं कि एक घड़ी है जो हमें केवल समय देखने के लिए चाहिए। अगर हम 500 की लेके आएंगे तब भी वो बस वही समय बताएगी। अगर हम 1 लाख की लेके आएंगे, 1.5 लाख की, तो भी वो हमें समय बताएगी। लेकिन आज क्या हैसियत की बात हो गई है। ऐसे ही क्या है, आप लोग देखते हो कि जो मोबाइल फ़ोन है उसमें बच्चे क्या देखते हैं कि उसके पास तो 50,000 का मोबाइल है, उसके पास 1 लाख का है, जबकि मोबाइल में जो काम हो सकता है वो काम एक 10,000 के फ़ोन में भी हो सकता है, 15,000 में भी हो सकता है, और वो 50 में भी हो सकता है, 1 लाख में भी हो सकता है। लेकिन हम उसको कैसे अपना हैसियत दिखाने के लिए क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं, यानी हम उत्पाद को ही वो समर्पित होते जा रहे हैं। यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है कि हमें संगीत की कोई जानकारी है या नहीं है, हम उसको समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन म्यूजिक सिस्टम, कीमती म्यूजिक सिस्टम हमें ज़रूरी है। कोई बात नहीं,
यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाती हैं। ताकि यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी नहीं सकते, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम को आपको चाहे चलाना ही नहीं आ रहा हो, लेकिन आप उसे खरीदेंगे अवश्य। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कि कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, लेकिन दिखावे के लिए भी खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है कि मेरे पास इतना महंगा जो है म्यूजिक सिस्टम है। फिर है खाने के लिए 5 सितारा होटल है। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं कि खाने के लिए क्या है, 5 सितारा होटल है कि होटलों में खाना खाने के लिए जाते हैं। जो वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं कि 5 सितारा जो होटल है उसमें शादी विवाह भी अब होने लगे हैं। यानी दिखावे की संस्कृति इतनी बढ़ गई है कि हम जो शादी है वो अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन दिखावे के लिए हम क्या करते हैं, 5 सितारा होटल में जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम इतने पैसे वाले हैं कि हम शादी है वो अपने घर में नहीं कर रहे, कहाँ करें, 5 सितारा होटल में कर रहे हैं। तो इससे क्या है, अब बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए कि बीमार हो जाते हैं तो अपनी वो प्रतिष्ठा दिखाने के लिए 5 सितारा अस्पतालों में भी जाते हैं कि छोटे मोटे कोई उसमें नहीं ले रहे, इलाज नहीं ले रहे, किसमें जा रहे हैं, 5 सितारा अस्पताल में भी जाते हैं। तो इस प्रकार जो उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हमारा जो दिनचर्या है, हमारे जो दैनिक क्रियाएं हैं वो सब बदल गई हैं। हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसके गद्य खंड से हम तीसरे पाठ का हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया है, दूसरे का हम बाद में करेंगे, कल करेंगे। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई पूछना है, कुछ पूछना है क्या बेटा, किसी को कुछ? नो मैम। अच्छा, नो मैम। हाँ, इसको रीड कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक है? यस ठीक, मैम। हाँ, ठीक है गर्व।